भले ही विपक्ष पर आपने कई आरोप योगी आदित्यनाथ ने लगाए हों, लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्ष का जो हौसला है वो इस वक्त अपने ऊंचाई पर है। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा दांव क्या है और बीजेपी का आत्ममंथन क्या कहता है उत्तर प्रदेश में मिली हुई हार को लेकर? क्या दूसरे की गलती या अपने के अंदर कमी ज्यादा रही? पूर्णिमा जी, देखिए विपक्ष क्या कर रहा है, हम विपक्ष पर नहीं जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मान कर चलती है क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही हो भी सही। और भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से 20 चुनाव उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े चुनाव जीत चुकी है। और रही बात हमारे विपक्षी पार्टियों की, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जन्मी हुई कई पार्टी आज तक उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा पाई। तो मुझे इस बात का चिंतन नहीं करना है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार भी सफल रही कि तीसरी बार भारत में कोई भी पार्टी आज तक तीसरी बार चुनकर सरकार नहीं बनाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार अगर केंद्र में बनती है तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पे जनता के लोगों ने विकास विश्वास दिखाया है। चौथी बात मैं कहूंगा कि जो झूठ का प्रोपोगंडा विपक्ष के द्वारा गढ़ा गया, नैरेटिव गढ़ा गया, चाहे वो लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, जाति को लेकर, निश्चित तौर पे वो भ्रम फैलाने में कहीं ना कहीं वो हावी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस भ्रम से विचलित नहीं होती है, क्योंकि आप देखी होंगी 2019 के चुनाव के बाद भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव परिणाम बहुत सार्थक नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही प्रयास, विश्वास और विकास के बल पर पुनः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनाती है। क्योंकि कर्तव्य पथ पर बढ़ने के लिए आपको कर्म करना चाहिए और वो कर्म भारतीय जनता पार्टी करती है। और आज भी मैं कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है कि अपने दम पर 240 सीटें पाना। और 2014 में भी एनडीए की सरकार, 2019 में भी एनडीए की सरकार, 2024 में भी एनडीए की सरकार, तमाम षड्यंत्र के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ सरकार बनाती है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को ऐसा नहीं है कि वो 700 दंगे याद नहीं है, बहुत सारी चीजें रही होंगी। जातिवाद की दीवार थोड़ी सी ऊंची उठी, बहुत ज्यादा 8500 रुपए का षड्यंत्र थोड़ा सा ऊंचा उठा, लेकिन लोगों ने देखा है कि हत्या, अपहरण, दुष्कर्म, कैसी कैसी घटनाएं होती थी। आज भी उत्तर प्रदेश में पूर्णिमा जी किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगी कि क्या समाजवादी पार्टी की हाहाकारी सरकार होनी चाहिए, वो लोगों को कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं। और मैं तो कहूंगा पूर्णिमा जी, कभी 7% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता था देश में, तो भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने चीजों में परिवर्तन नहीं लिया है। राष्ट्रवाद के लिए, विकासवाद के लिए कभी समझौता नहीं किया, कभी राम जन्मभूमि के लिए समझौता नहीं किया, 3-3 सरकारें गिरी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन नीतियों के लिए बनी है, राष्ट्र प्रथम, वो राष्ट्र प्रथम के लिए आगे भी कार्य करती रहेगी, विकास के कार्य करती रहेगी। लगभग 63% योजनाओं में एक विशेष धर्म के लोग भागीदार हैं। उसके बाद भी अगर कहीं कोई चूक रह गई होगी तो हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास। पूर्णिमा जी, हम ये मानकर चलेंगे कि हम तो सबके लिए कार्य करेंगे। विश्वास दिला पाने में हो सकता है देरी है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये विश्वास होगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो तीसरी बार सरकार बनाती है और जो सबके लिए कार्य करती है। ठीक है, लेकिन आत्मविश्वास के कारण हारे, ये बात तो मान ली ना, अति आत्मविश्वास के कारण हारे सिंह साहब। और ये एनालिसिस आपकी पार्टी कर रहे हैं जिसका जिक्र खुद योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन फराज किदवई जी, विकास वर्सेस झूठ का प्रोपेगेंडा, वो फेक नैरेटिव, फिर चाहे वो आरक्षण के नाम पर हो, फिर चाहे पिछड़े दलितों के नाम पर हो, राम के, कृष्ण के नाम पर, शिव के नाम पर हो, जिनकी परंपरा को आपने कलंकित करने का प्रयास किया, ये सब कुछ आपने किया। आगे क्या यही आधार समाजवादी पार्टी का रहेगा? क्योंकि आप भले ही नंबर ऑफ सीट्स आपकी ज्यादा हो, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल सीट्स तो बीजेपी की ज्यादा रही। तीसरे टर्म में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। फिर विपक्ष इतना उत्साहित या अति उत्साहित किस बात पर है और विपक्ष को किस बात का विश्वास है आने वाले चुनावों में जो उसको जीत दिलाएगा? पूर्णिमा जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज की तारीख में अगर आप पार्लियामेंट की बात करिएगा तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से पीछे हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में एक दूसरे जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ है जिनका नाम है जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी ने जब बिहार से क्रांति की शुरुआत की थी तो वो क्रांति की शुरुआत छात्रों और नौजवानों ने गुजरात से शुरू की थी
जिसकी कमान जयप्रकाश जी नारायण जी ने अपनी हाथ में ली थी, तो आज जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं पूर्णिमा जी, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो छात्रों और नौजवानों की लड़ाई उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने अपने हाथ में ली है तो जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ली है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी आपने दुष्प्रचार का और अग्रेशन का जिक्र किया। हमारे साथी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब भी बोल रहे हैं कि हमने संविधान को खतरे में बताया, दुष्प्रचार किया। जगदीप धनखड़ जी का नाम तो सबको पता है इस पैनल में। जगदीप धनखड़ जी 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 1973 में जब केशवानंद भारती का जो जजमेंट हुआ था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक तस्वुर आया था, जो एक कॉन्सेप्ट आया था, वो एक गलत परंपरा थी। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जगदीप धनखड़ जी ने एक तरह से उसके ऊपर सवाल उठाए थे इन प्रेजेंस ऑफ मिस्टर ओम बिरला। द हिंदू के आउटलुक में एक रिपोर्ट छपी थी, उसकी 3 लाइनें मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं पूर्णिमा जी, जो जगदीप धनखड़ जी ने कही थी। वो इंग्लिश में है, उसका भी हम आप लोग को ट्रांसलेशन भी कर देंगे कि verdict that gave the basic structure doctrine saying it set a bad precedent and if any authority questions parliament's power to amend the constitution it would be difficult to say we are a democratic nation। यानी कि जगदीप धनखड़ जी ये कह रहे हैं कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का तस्वुर है इस देश में तो हम इस देश को लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। ये क्या विपक्ष ने कहा था? जगदीप धनखड़ जी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता थे, वो नेता थे और आज की तारीख में क्या है पूरे देश को पता है। दूसरी बात पूर्णिमा जी आ जाइए आप, विवेक देबरॉय जी कौन थे? समाजवादी पार्टी के नेता थे कि कांग्रेस के नेता थे? नो, ही वाज चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉलोनियल लेगेसी और वक्त आ गया है कि उसको चेंज कर देना चाहिए। कौन थे विवेक देबरॉय? एसएन सिंह साहब बताएंगे। अनंत कुमार हेगड़े ने क्या कहा? मुझे 400 सीटें चाहिए क्योंकि मुझे संविधान बदलना है। लल्लू सिंह जी ने क्या कहा? ये हमारे एमपी थे कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे? लल्लू सिंह जी ने कहा कि हमको 400 सीटें चाहिए कि क्योंकि हमको संविधान बदलना है। दिया कुमारी कौन है? दिया कुमारी जी ने कहा था कि अगर हमको विकसित भारत की परिकल्पना करनी है तो हमको इस देश का संविधान बदलना पड़ेगा। ठीक है। अरे आपने संविधान के ऊपर हस्तक्षेप किया, आपने संविधान को तार तार करने की कोशिश की और आप बात करते हैं कि विपक्ष ने दुष्प्रचार किया। आपके जो मंसूबे थे एसएन सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे थे उसको जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सिंह साहब जल्दी से जवाब देंगे, जनता के सामने ले गए। जल्दी से जवाब देंगे। पूर्णिमा जी आदरणीय हमारे जो मित्र जिसको जननायक बता रहे हैं उनकी स्वयं की पत्नी कह चुकी है समाजवादी पार्टी की सरकार में कि भैया आएंगे तो बताऊंगी कि समाजवादी पार्टी के गुंडे होते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार का लोकतंत्र और समाजवादी पार्टी के संविधान को सब लोगों ने देखा है कि रात को टॉर्च मार के नेताजी को दिखाया जाता था कि यही संविधान है, यही सरकारी जमीन है जिस पर आप कब्जा कर सकते हैं। काबल सिंह के लिए संविधान को तार तार किए, मऊ के दंगे में संविधान को तार तार किए और बहन मायावती जी के गेस्ट हाउस कांड में समाजवादी पार्टी की सरकार ने संविधान को तार तार किया। तो समाजवादी पार्टी की सरकार अगर संविधान की बात करती है तो मैं तो आदरणीय पूर्णिमा जी यही कहूंगा कि सब लोगों ने देखा है। सिंह साहब जो भी अभी कहा फराज किदवई ने, इसमें फैक्चुअली कुछ भी गलत था? बिल्कुल, अब वही तो बताना चाहता हूं। जो आदमी कहता है भारत माता को डायन, ये मान लिया जाए कि सभी समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदू लड़कियों किसी भी लड़की की ये तो इन्होंने अभी कहा ही नहीं ना, ये अभी इन्होंने कहा ही नहीं सिंह साहब, अभी इन्होंने ये कहा ही नहीं। मैंने कहा कि जो अभी फराज किदवई ने कहा कि उसमें कुछ भी फैक्चुअली गलत है तो उसका काउंटर रखिए ना। अखिलेश यादव जी खुद कहते हैं कि साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं, काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं, हिंदू तो होते नहीं है। और इनके एक बड़े राष्ट्रीय महासचिव से रामचरितमानस को जलाया जाता है तो कौन नहीं जानता है कि संविधान को तार तार कौन किया। हाँ ये जरूर है, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, इस बार हिंदू धर्म को जातियों में बांटकर एक धर्म को एकत्रित करके 8500 के झूठे नैरेटिव को गढ़ के निश्चित तौर पे षड्यंत्र चलाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता किस एक धर्म विशेष को इकट्ठा करके सिंह साहब, एक विशेष धर्म एक जगह वोट करता है सारे योजनाओं को लेने के बाद। 63% योजनाओं में भागीदार पूर्णिमा जी, कहां पर सिंह साहब? उत्तर प्रदेश, संपूर्ण भारत में। कहां पर?
आप देखिए हमारी सारी सरकारी योजनाओं का लाभ न जाति न धर्म न मत न मजहब, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने भेदभाव नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि आपने भेदभाव नहीं किया। आप अपनी जेब से वो योजनाएं नहीं देते हैं, वो इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से चलती है, कोई एहसान नहीं करते आप। वो भारत सरकार की योजनाएं हैं, ये आप अपनी उससे नहीं देंगे कि आपको किसको योजनाओं का फल देना है और किसको नहीं देना है। कुछ लोग एक धर्म की दीवार को खड़ा करते हैं और नैरेटिव धर्म पे, अरे पूर्णिमा जी, इनके पास हमारी कोई कुछ है ही नहीं। आवास ये योजनाओं में लॉर्ड घूम करके धर्म पर, हिंदू मुसलमान पर और देश को बांटने एक विशेष धर्म होता है। इनके ऊपर हमारे इनके पास अन्य ना कोई योजनाओं का आंसर लाभ है, सभी ना लोग इनके लेते पास हैं, कोई डेटा सभी लोग पॉइंट्स विकास की है और ना योजनाओं में इनके पास भागीदार होते हैं। लॉजिकल मुझे लगता है कि जो 5 लाख रुपए अच्छा, ठीक है।